यानी कानून बदले जा रहे हैं जो इस संविधान को टुकराते हैं। और कोई विरोध करेगा अल्पसंख्यक, उनके ऊपर बुलडोजर चला दे, एक बुलडोजर की राजनीति आ गई। यानी जो उसके साथ बात नहीं मानता वो बुलडोजर की राजनीति आ गई। और वो बुलडोजर की राजनीति आते हुए ये संदेश जो भेज रहे हैं कि जो भी इस सरकार का विरोध करेगा उसको हम देशद्रोही के नाम पर उसको गिरफ्तार करके जेल में लगा देंगे। कई सालों तक वो जेल में रहेगा, लेकिन उसके ऊपर कोई चार्जशीट नहीं बनेगी। आज 3 साल से ज्यादा एक अपराध के आरोप में 11 लोग या 12 लोग अभी भी जेल में है यूएपीए के अंदर। बेल तो मिलती नहीं है इस कानून में, और उनके ऊपर चार्जशीट फाइल नहीं हुआ। एक क्रिश्चियन पादरी फादर स्टैन स्वामी वो जेल में ही मर गए। यानी आज कोई पत्रकार अगर इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो उनको जेल में। यानी देशद्रोही का मतलब है मोदी सरकार विरोध में कोई भी एक बात बोलोगे तो तुम देशद्रोही हो। लेकिन देशद्रोही का काम अगर मोदी सरकार कहते आ रहे तो वो कहेंगे ये देशभक्ति है। आज जिस तरीके से हमारे देश की संपत्ति की लूट हो रही है, कोई क्षेत्र नहीं है जिसके अंदर निजीकरण नहीं हो रहा। कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर सरकार जो है अपनी जिम्मेदारी जो जनता की तरफ है वो जिम्मेदारी से हट रही है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आपके पब्लिक सर्विसेज के क्षेत्र में, बिजली पहुंचाने में, पानी पहुंचाने में सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सबकी बिक्री कर रही है और सबका मुनाफा उनके चंद मित्रों के हाथ में जाता है। और इस तरीके से जो शोषण जो बढ़ रहा है हमारे समाज में, महिलाओं के ऊपर, दलितों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर, हमारे देश के अंदर इस तरीके से हम सामाजिक शोषण को बढ़ाते हुए सामाजिक न्याय की जगह सामाजिक अन्याय बढ़ रही है। और केंद्र की हुकूमत और दादागिरी चलाने के लिए राज्य सरकारों को कोई अधिकार नहीं मिलता है। यानी 4 मुख्य स्तंभ जो हमारे संविधान के हैं, धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र, आर्थिक संप्रभुता, सामाजिक न्याय और केंद्र और राज्यों की सरकार के बीच में एक बुनियादी समानता के संबंध, इन चारों को आज कुचला जा रहा है। और ये जो लूट मची हुई है, इस लूट मचने में आखिरकार सब जो प्रधानमंत्री के जो दोस्त हैं उन दोस्तों की तरक्की हो गई। आप सभी तो जानते ही हैं, एक उनके खास मित्र हैं जिनको उन्होंने 8 हमारे देश के अंदर हवाई अड्डे दे दिए। 8 कानून था कि किसी को भी एक से ज्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि वो ठीक ढंग से नहीं चलाएंगे, लेकिन 8 इनको मिलते हैं। 13 बंदरगाह मिल गए उनको, और 13 बंदरगाह के अलावा आज जो है डिफेंस में, बंदरगाह माने सी पोर्ट्स जो है, डिफेंस प्रोडक्शन में उनकी हस्तक्षेप है, सीमेंट में उनकी हस्तक्षेप है, कोयला में दुनिया के सबसे बड़े कोयला के आधार पर बिजली उत्पादन करने वाले वो है। और कोयला ले आकर अपने देश के अंदर उसको बिजली में बदल के बांग्लादेश को बेचना चाहते हैं। श्रीलंका में वहां की बंदरगाह लेना चाहते हैं, जिसके लिए हमारी सरकार और मोदी साहब खुद बांग्लादेश की सरकार और श्रीलंका की सरकार से बात करते हैं। और इस साहब का पूरा जो दुनिया के कई पीछे 200 के 300 के बीच में जो उनका नंबर था, दुनिया के दूसरा सबसे अमीर आदमी बन गया अदानी साहब। और उसके बारे में जिस तरीके से गलत रास्ते से ये जो अमीर जो हुआ है उसका पोल जब खुल गया, जब हम मांग करते हैं संसद में हमारे पार्टियां कि एक निष्पक्ष जांच हो, तो वो जांच की बात छोड़िए, उनके ऊपर जो लगे आरोप उसका जवाब की बात छोड़िए, उल्टा प्रधानमंत्री जी का हमला क्या होता है? प्रधानमंत्री जी का हमला ये है कि देश के 140 करोड़ जनता प्रधानमंत्री और इसकी सरकार के पीछे खड़ी हुई है, इसीलिए इस तरीके के सवाल पूछने का हक नहीं है तुम्हें। अगर ये सवाल पूछेगे तुम जो है देशद्रोही।
यानी देशभक्ति और देशद्रोही जो लूट किया है, और इस लूट में ये नहीं कि किसी कंपनियों का लूट हुआ, किसी देशों का लूट हुआ, आपका और मेरा पैसा लूट हुआ। कैसे? उनके कंपनियों में आपका LIC जो इंश्योरेंस कंपनी है, सबसे बड़ी दुनिया में, शायद बड़ी कंपनियों में से एक है, LIC का बहुत कुछ पैसा, तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए वहां पे निवेश है इस कंपनी में, अडानी में। और वो पैसा किसका है? आप और हम जो पॉलिसी लेते हैं LIC का, वो LIC का पैसा जो है उसमें है। अगर अडानी डूबेगा तो ये पैसा डूबेगी, ये पैसा डूबेगा तो हमारी और आपकी जिंदगी बर्बाद होगी। दूसरी ओर से बैंक का पैसा किसका है? जो बैंक के खाते में, अकाउंट में, जो आप जमा करते हो, हम जमा करते हैं अपने अकाउंटों में, वो पैसा है जो उधार देते हैं अडानी जैसे बड़े बड़े पूंजीपतियों को। अगर वो पैसा उधार लेकर वो वापस नहीं देता तो किसका नुकसान होता है? आपका और हमारा। बैंक तो सिर्फ वो वहां पर बैंक है जो अपने पैसे को लेकर वो धंधा करती, डूबेगा अपना पैसा। जब बोले कि जनता का पैसा डूब रहा है, जनता की जिंदगी सर्वनाश हो रहा है, इसके ऊपर जांच करो। एक ना इस जांच को नहीं मानते और बोलते कि जो भी जांच की मांग कर रहा है वो देशद्रोही है। किसी ने बिल्कुल सही कहा, प्रधानमंत्री की बात सुनने के बाद अखबारों में कार्टून बनाते ना लोग, वो कार्टून में एक बनाया कि एक स्कूल के स्टूडेंट जो है ना, छात्र, वो एग्जाम में चीटिंग करते हुए पकड़ा गया। चीटिंग करते हुए पकड़ा गया तो अध्यापक ने उसे पूछा, तू चीटिंग कर रहा है, तेरे को बाहर कर देते। बोला चीटिंग क्यों कर रहा है? तो वो लड़का क्या बोलता है? भारत माता की जय। यानी चीटिंग कर रहे हो, पकड़े गए तो बोलो भारत माता की जय, मेरे भारत के ऊपर जो है हमला कर रहे हो। प्रधानमंत्री की बात जो है वो ये, यानी लुटेरे को बचाना। और इस तरीके से पिछले जब से ये प्रधानमंत्री बने 11 लाख करोड़ रुपए, 11 लाख करोड़ रुपए के जो लोन्स दिए गए हैं इनके मित्रों को, उन लोन्स को माफ कर दिया मोदी साहब की सरकार ने। 11 लाख करोड़ रुपए। फर्ज करिए आप, अगर ये पैसा, यही पैसा माफ करने की जगह उनकी संपत्ति जब्त करके, इसको अगर इस्तेमाल करके सरकार जो है निवेश करती है, हमें जो चाहिए कुएं बनाती है, नहरें खुदवाती है, सड़कें बनाती है ग्रामीण इलाकों में, तो इस काम करने के लिए करोड़ों करोड़ों नौजवानों को नौकरी मिलती, नए नौकरियों की सृष्टि होती है ये काम करने के लिए। आज बेरोजगारी सबसे ज्यादा पैमाने पे है। अगर इस तरीके के सरकारी निवेश करके काम आते हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनेगा, नौजवान को भटकने से रोक पाएंगे, उसको नौकरी मिलेगी, और ये नौजवान नौकरी का जब उसको जो तनख्वाह मिलता है, वो तनख्वाह वो खर्च करने शुरू करता है। जो ये छोटे मोटे कारखाने जो बंद पड़े हैं आज, ये सब कारखाने खुलना शुरू होते हैं, तो आर्थिक तरक्की भी होती है, देश के अंदर रोजगार भी बढ़ेगी, और इसके चलते हुए देश के अंदर गरीबी घटेगी। जब अपने देश में अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। आज पिछले 2 साल में जितनी धन पैदा हुई है भारत में, उस धन का 40% से ज्यादा हिस्सा 1% आबादी के हाथ में है। देखिए, 1% अमीर लोगों के हाथ में 40% ये धन पहुंचा, और नीचे के तबके 50% के हाथ में कितना पहुंचा? 3%। 50% की आबादी के हाथ में 3% धन, 1% आबादी के हाथ में 40% से ज्यादा। अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। शर्म की बात है कि दुनिया के अंदर 28 करोड़ लोग, सबसे ज्यादा किसी भी देश से भी सबसे ज्यादा 28 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा के नीचे पहुंचे हैं पिछले 2 साल में, वो है अपने भारत से। वो है अपने भारत से, और ये बात से शर्म आती। ये है लोगों की हालत। बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है।
आपके देश के अंदर भूख बढ़ रहा है। और इसी अदानी की रक्षा करते हुए प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में कहे क्या, 80 करोड़ लोगों को मैं मुफ्त अनाज देता हूं, यानी प्रधानमंत्री मुफ्त अनाज देते हैं। और ये मुफ्त अनाज का योजना बनता है आपके और हमारे से जो टैक्स लेते हैं, अपना पैसा है। लोगों के पैसे को खर्च करके लोगों को मुफ्त अनाज देकर 5 किलो प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं कि ये मेरा दान है आपके लिए, मैं दे रहा हूं आपको। यानी अपनी ही पैसे को अपने को वापस कर रहे हैं और साथ साथ में इस तरीके की फरेब। और ये काम चलिए किया कितने लोगों को, 80 करोड़। मतलब क्या है, अपने देश के अंदर 80 करोड़ लोग हैं जो अगर ये मुफ्त अनाज नहीं मिलता तो वो जिंदा नहीं रह सकते। इसका मतलब क्या है, 140 में से अगर 80 करोड़ लोग भूखे मरेंगे अगर ये मुफ्त अनाज नहीं मिला, तो देश के अंदर भूखमरी बहुत बढ़ चुकी है ना। इसलिए है असलियत। मेहरबानी नहीं है मोदी साहब की कि ये 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है, ये जरूरी है, वरना उनको जिंदा नहीं रख पाएंगे। लेकिन आज तक हो क्या रहा था, इस 80 करोड़ मुफ्त अनाज के साथ साथ हर व्यक्ति को, इसी 80 करोड़ के हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज मिलता था सब्सिडाइज्ड रेट पर। यानी 5 किलो मुफ्त, 5 किलो चावल हर किलो 3 रुपए में मिलता था। अब ये 5 किलो चावल 3 रुपए में जो मिल रहा है, वो योजना बंद कर दी मोदी साहब ने। तो अगर वही उसको चाहिए 10 किलो जिंदा रहने के लिए, उन्हीं को बाकी 5 किलो अगर बाजार से खरीदना है तो कम से कम 30 रुपए किलो लगाओ, तो चावल के ऊपर कितना खर्चा पड़ेगा, 150 रुपए। यानी 15 रुपए से आपका 150 रुपए। तो उसे लोगों को राहत दे रहे हो या उनको और भूखे मार रहे हो? ये है साजिश। लोग प्रचार के लिए बहुत कुछ इस तरीके के नारे दे देते, लेकिन असलियत ये है कि लोगों को जो राहत पहले मिल रही थी उस राहत को बंद। तो एक तरफ से देश के अंदर लूट जो मची हुई है, अपनी संवैधानिक व्यवस्था के ऊपर जो हमला है, देश एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य के रूप में जो हमारी संविधान कहती है, उसी को खत्म करने की जो कोशिश है। इतने सारे एम्बुलेंस जाना संकेत अच्छा नहीं है। चुनाव के लिए 5 दिन बाकी है। अगर एम्बुलेंस ऐसे जा रहे हैं तो मतलब यह है कि कुछ खतरनाक मामला सामने आ सकता है। उसके लिए आप सबको तैयार रहना चाहिए कि उसको डटकर सामना करना चाहिए। तो ये अगर इस तरीके की परिस्थिति पैदा हो रही है देश में कि संवैधानिक व्यवस्था के ऊपर हमला, देश के लोगों की मेहनत जनता की जिंदगी के ऊपर हमला, और इस तरीके की भ्रष्टाचार और लूट जो मची हुई है, तो आज ये जरूरी है कि इस तरीके की सरकार और इन नीतियों को हमें बदलना है। और इन नीतियों को अगर बदलना है तो इस तरीके से जवाब ना देगी ये सरकार, उस तरीके की जवाब की बिना ये जवाब दे वाली सरकार वो नहीं चल सकती। इसलिए आपके त्रिपुरा में जब कहते हैं ये डबल इंजन की सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार नहीं, ये डबल लूट की सरकार है। और ये डबल लूट की सरकार को जो है आपको हटाना जरूरी है आज, वरना त्रिपुरा ही नहीं लेकिन पूरी देश को भी हम नहीं बचा पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, दिल्ली से आ रहे हैं हम, दिल्ली की जनता और पूरे देश की जनता आपके त्रिपुरा की तरफ देख रही है। क्या यह संभव है कि भाजपा को हरा पाएंगे? अगर यहां से जो हराने की जो माहौल जो बन रहा है, जो पहले मैं कह रहा था नजर आ रही, वो माहौल के साथ साथ ये बात पूरे देश भर में पहुंचता है कि पूरी देश के लिए ये प्रेरणा होगी कि आज भारत को बचाना है, जैसे त्रिपुरा के लोगों ने किया, पूरे भारत को लोगों को करना होगा। ये संदेश जाएगा पूरे देश भर में, ये आप सबकी जिम्मेदारी है। क्योंकि यहीं पर देख लो आपकी ये सरकार, उन्होंने क्या कहा था पिछली बार आने से पहले, नौकरियां बढ़ाएंगे टीचरों का,
सब टीचरों को जो भर्ती नहीं हुआ उन सबके लिए भर्ती करवाएंगे। आज हालत क्या है? 10,000 से ज्यादा टीचरों की जो नौकरी में थे पहले, वो आज बेरोजगार। कैजुअल टीचर में भी 10,000 से ज्यादा टीचर बेरोजगार है। आते ही कहा कि 7th पे कमीशन लागू करेंगे। क्या हुआ 5 साल में? हमने कहा कि आज यहीं पर नहीं, कई सारे प्रांतों में अपने देश में कांग्रेस की सरकारें, वामपंथी, ये सब कह रहे हैं कि आज मुलाजिमों के लिए, एम्प्लॉयज के लिए हम जो है ओल्ड पेंशन स्कीम पे या पुरानी पेंशन स्कीम की बात को लागू करेंगे। और पुरानी पेंशन स्कीम को लागू नहीं करने दे रही है ये भाजपा की सरकार। तो इसके खिलाफ लड़ने की जरूरत है, तो इस सरकार को बदलना है। बेरोजगारी बढ़ रही है, तो रेगा के अंदर जो नौकरियां मिलती थी, ये गर्व की बात थी 5 साल पहले कि सबसे ज्यादा हर साल नौकरी अगर मिलती थी पूरे हिंदुस्तान में, तो सबसे आगे त्रिपुरा था। कभी कभी त्रिपुरा के अंदर 92 यानी 92 दिन रेगा के अंदर नौकरी मिलती थी। आज हालत क्या है? वो उतरकर 8 पे आ रहा। 8 दिन सिर्फ रेगा में मिलती है जब बेरोजगारी बढ़ रही है। और आपने आदिवासियों के लिए जो पट्टे दे रहे थे आपके जंगल की भूमि के, कानून जो बनाता फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का, उस कानून को लागू करते हुए पूरे देश में नंबर 1 पोजीशन पे था त्रिपुरा ये पट्टा देने में। और आज इसी त्रिपुरा के अंदर कई सारे के हाथों से ये पट्टा जो है वापस जा रहा है। और इसी तरीके से शिक्षा में केरल में वामपंथियों की सरकार है। वामपंथियों की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार है, उसके चलते हुए देश भर में सबसे साक्षर प्रदेश अगर कोई था तो केरल रहा। 5 साल पहले पहली बार त्रिपुरा केरला से आगे पहुंचती है और त्रिपुरा जो है सबसे ज्यादा साक्षरता वाली प्रदेश बन जाती है अपने भारत के अंदर। लेकिन आज हालत क्या है? फिर अशिक्षितता के पिछड़े पड़ने ढकेल दिए गए। तो इस तरीके से कई सारे चीजें ये जो आंकड़े आपको बताते हैं, आप ही के अपने अनुभव से आप सब जानते हुए, अगर इसको बदलना भी है तो आज इस सरकार को हटाना है। तो देश को आज ऐसा सरकार चाहिए जो हमारी संविधान को बचा पाएगा, अपने संवैधानिक अधिकारों को बचा पाएगा और साथ ही साथ आज हमारे देश के लोगों की तरक्की के लिए काम करेगा, ना सिर्फ उनके जन्म दोस्त और उनके जो बड़े बड़े पूंजीपतियां जो बेहद मुनाफा बनाते जा रहे हैं और देश को लूट रहे हैं। अगर ये काम करना है तो ये इस साल इसका काम का शुरुआत जो है आपके त्रिपुरा से होना चाहिए। जो प्रधानमंत्री कहते हैं, ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा, उसका असली मतलब है ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा, लेकिन मैं लूटूंगा। मैं देश को लूटूंगा, लोगों को लूटूंगा, और कोई मेरे खिलाफ उंगली उठाएगा तो मैं कहूंगा ये देशद्रोही है और इसको पकड़ के जेल में डाल दूंगा। ये है आज की जो रुझान, इसको जो है हमें हराने की जरूरत है। तो इसलिए आज कल मैं आपके उदयपुर में मीटिंग में बोलते हुए कह रहा था कि हमें ये बहुत बड़े घमंड में है, कहते हुए कोई नहीं हो सकता हमें हराने के लिए। अब 5 दिन बाकी है, इसलिए एम्बुलेंस जा रहे थे, हमने कहा कि संकेत अच्छा नहीं है। 5 दिन जो बाकी है इसके अंदर पूरा कोशिश करेंगे। पैसे का प्रभाव, आपके मतलब दादागिरी का प्रभाव, यानी मनी पावर और मसल पावर दोनों का उपयोग करने की कोशिश करेंगे और दुरुपयोग करने की कोशिश करेंगे। और वही संतरास के आधार पर खड़ा करके लोगों को डराकर वोट ना डालने की कोशिश जो पहले होती आ रही है, वो आपकी अनुभव है, उसी को फिर दोबारा लाने की प्रयास करेंगे। लेकिन इस बार ये माहौल जो हम देखते हुए हमें तो ये विश्वास है कि ये सफल नहीं हो पाएगी।
और आप लोग सब मिलकर इन साजिशों को हराएंगे, ये विश्वास है हमें, क्योंकि ये हराना जरूरी सिर्फ अपने आप के लिए नहीं है, अपने बच्चों के लिए है, अपने भविष्य के लिए है। और ये हराने के लिए कल मैं उदयपुर में बता रहा था कि अगर इस तरीके की बातें जो आई, वहां पर हमारे आरएसपी के जो वामपंथी पार्टी के कैंडिडेट थे, उनको अपनी पार्टी के सिंबल नहीं मिला, तो उनको सिंबल मिला है एक क्रिकेट बैट। तो क्रिकेट बैट का सिंबल मिला है, तो हमने बोला कि अगले 5 दिन जितना कोशिश ये लोग सब करेंगे, अपनी दादागिरी, अपने पैसे, ये सब इस्तेमाल करके जो एक स्वतंत्र डेमोक्रेटिक चुनाव को उसको जो है प्रभावित करके उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। तो हमने कहा कि ये क्रिकेट बैट का जो सिंबल है, तो याद रखिएगा, एक बार वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में एक बॉल बचा हुआ था और भारत को जीतने के लिए 4 रन चाहिए, और धोनी साहब खेल रहे थे। तो अब इसको क्या करें, मतलब अगर जीतना है तो चौवा तो मारना ही है। तो बोला चौवा मारोगे तो कोई ना कोई रास्ते में पकड़ लेगा, फील्ड कर लेगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो सबसे सेफ है छक्का मारना। छक्का मारना है तो बोला कि नया किस्म की शॉट को तैयार करना पड़ेगा, और नया किस्म की शॉट को तैयार करके उसको नाम बाद में बताया धोनी साहब ने, और नाम उसको बताया था कि ये है हेलीकॉप्टर शॉट। यानी हेलीकॉप्टर जैसे पीछे झुक के गेंद को इतनी जोर मारो कि ऊपर से जाके वो छक्का बन जाता है। तो आपको वही हेलीकॉप्टर शॉट मारना है इस बार आपके इन चुनावों में। जमीन पे मारोगे तो कुछ ना कुछ अड़चन डाल के पैसे का प्रभाव, दमन का प्रभाव, डंडे का प्रभाव, पुलिस का प्रभाव, कुछ ना कुछ डाल के रोकने की कोशिश करेगा। बीजेपी का हाथ ना लगने दो, नीचे से उठाओ उसको हेलीकॉप्टर के शॉट जैसे, और बाउंड्री पार करके वो छक्का होके मैच हम लोग जीत जाए, जनता जीत जाए मैच। ये है हमारी टैक्टिक्स, इस बार आप सबको करनी होगी अगले 4-5 दिन। तो ये जब करेंगे तभी जो है हम त्रिपुरा को बचा पाएंगे, साथ साथ देश को बचा पाएंगे, और अपने आप को और अपने भविष्य की, अपने बच्चों की भविष्य को बचा पाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों हमारी अपील आपसे ये, आते रहेंगे त्रिपुरा में, लेकिन जब मार्च 2 तारीख के बाद जब आएंगे, तब आएंगे आप ही के साथ बैठकर मिठाई भी खाएंगे, हमारी खुशी भी मनाएंगे, और त्रिपुरा के अंदर जनतांत्रिक व्यवस्था का पुनर्स्थापना होगा, लोगों की तरक्की के लिए काम करने वाली सरकार का चुनाव होगा। इस विश्वास के साथ फिर आप सबसे मिलेंगे मार्च 2 तारीख के बाद। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।